हेलो हेलो बच्चों। तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 4। कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगा। तो इस डायग्राम के अंदर बच्चे बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ये एक तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा। इस डायग्राम के अंदर बच्चे आपको मिलेगा वाटर, है ना। यहाँ पे इस डायग्राम को जब आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है दी डायग्राम बिलो सोर्स टू सेट अप द विच इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक वर्ड मेन है बच्चे, जो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। ये वर्ड बहुत मेन है आपका, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। और मैंने पिछले जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, तो उसमें बच्चे मैं आपसे बार बार यही कह रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा। मतलब जो भी आपके पास वाटर था बच्चे, उस वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ एक हाइड्रोजन गैसेस में और एक ऑक्सीजन गैसेस में मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। अब इन्होंने कुछ इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया हुआ, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर बच्चे आपको ये कुछ इस तरीके से आप डायग्राम दिया हुआ। इस डायग्राम के अंदर दो तरीके की मतलब आपको, है ना, एक टेस्ट ट्यूब है ना। एक मान लीजिए बच्चे ये आपकी है कैथोड, है ना। जो कैथोड पे बच्चे ये हाइड्रोजन गैस आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। एमसीक्यू में बहुत लेवल पे एक एनोड है बच्चे, ये एक तरीके की रॉड है जिसपे ऑक्सीजन आ रहे हैं, पहला। दूसरा बच्चे ग्लास कंटेनर लगा हुआ इस तरीके से, इसमें वाटर को इन्होंने फिल करके रख दिया गया। जैसे ही इस डायग्राम को इन्होंने दिखाया अपने अलग अलग सोर्स को, तो अब ये कह रहे हैं कि बच्चे इस सोर्स के अंदर जो भी चीजें थी, अब वाटर था अपने पास, वाटर का अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से ये वाटर दिया हो, इसी वाटर का अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये है मेरा बच्चे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, छोटी छोटी चीजों में मैंने तोड़ दिया, है ना। एक्चुअल में क्या डेफिनेशन हो सकती है कि मान लो आपके पास ये है एक वाटर 2H2O, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 2H2, ये हो जाएगा मेरा O2, है ना। ये है मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन 2H2O प्लस, है ना, 2H2 प्लस O2। ये है वाटर बच्चे। वाटर का मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ। और मैंने जब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने यही कहा था कि कोई भी एक कंपाउंड होगा उसे एक से ज्यादा टुकड़ों में आपको तोड़ना है। या मान लीजिए आपके पास ये एक तरीके का वाटर है, वाटर को तुम एक तरीके से तोड़ दो। अब वाटर के अंदर, वाटर तो अपने आप में बच्चे एक तरीके का कंपाउंड है, उस वाटर कंपाउंड के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको दो तरीके की गैसेस मिलेंगी, एक है हाइड्रोजन गैस, एक है ऑक्सीजन गैस। अब इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास ये H2O है, तो इस H2O का मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ। इस H2O का मैं जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मुझे क्या क्या चीजें मिली, एक H2 और एक O2 मिला, ठीक है। अब इतनी चीजें करने के बाद बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मतलब कि जब आप रिएक्शंस पढ़ रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, जब आप रिएक्शंस को बच्चे आप मतलब आप एक तरीके से रिवीजन करते थे, तो आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन। फिर आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन, फिर आपने पढ़ा सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा। अब इतनी सारी रिएक्शंस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंने एक इक्वेशन लिखा, H2O को मैंने ब्रेक डाउन किया H2 प्लस O2 में। अब इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस इक्वेशन पे फॉलो होती है बच्चे, या कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ये हो सकता है ये डिकम्पोजिशन, और कौन सी ऐसी रिएक्शंस है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो ये देखिए बच्चे, आप ध्यान पूर्वक से जब इसे देखेंगे कि ये तो एक तरीके की डिकम्पोजिशन लग रही थी, है ना। कौन सी रिएक्शन थी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। ये आपकी रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन। अब इसी डिकम्पोजिशन को आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन, है ना। आपने 8 इक्वेशंस पढ़ी, रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या आपने 6 इक्वेशंस पढ़ी या रिएक्शंस आपने पढ़ी, उनमें से आपसे पूछ रहा है ये इक्वेशन देकर के कौन से टाइप की रिएक्शंस है। अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दूं बच्चे कि मान लो मेरे पास ये है H2SO4, ये H2SO4 है ना। इस H2SO4 को मैं क्या कर रहा हूँ, H2 प्लस SO4, है ना, ये एक प्लस माइनस में मैंने ये तोड़ दिया।
अब जैसे ही ये इक्वेशन मैंने लिखी और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस इक्वेशन में एक H2SO4 था, H2SO4 मेरा H2 प्लस SO4 में टूट गया। कौन सी ऐसी रिएक्शन थी जो आपने पढ़ा था? तो आप तो यही पढ़ते थे ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड को एक से ज्यादा एलिमेंट में या एक से ज्यादा हिस्सों में अपन तोड़ देते थे, तो इसी को डिकम्पोजिशन बोलते थे। तो ये जो वाटर था ये तो एक कंपाउंड था, यही जो कंपाउंड है एक से ज्यादा हिस्सों में टूटा, मतलब कि रिएक्शंस अगर आपसे पूछ रहा है तो रिएक्शंस कौन सी होगी बच्चे? ये रिएक्शंस आपकी होगी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सॉरी, है ना, डिकम्पोजिशन। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे ही आपने इस वाटर को आपने बच्चे तोड़ा, इस वाटर को, ये है आपका वाटर, इस वाटर को आपने तोड़ा H2 प्लस O2 के अंदर। अब ये पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बच्चे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हो सकता है बोर्ड में आ जाए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से लिख लें, है ना, कि एक यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंसेस, एक एक्सो और एक यहाँ पे लिख सकते हैं एंडो। एक एक्सो और एक एंडो डिफरेंसेस पूछ सकता है, तो आप एक्सो में लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व। एक ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट क्या हो रही है, निकल रही हो, उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक ऐसी रिएक्शंस मतलब दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो एक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है बच्चे, एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हो सकता है अगर डिफरेंसेस आ सकते हैं 2 नंबर में, तो आप एक एक पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन एक्सोथर्मिक की, दूसरा पॉइंट लिखेंगे एंडोथर्मिक में इसकी डेफिनेशन। हो सकता है इसके आप एक एक एग्जांपल लिख लें, या एरो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सो में कौन सा एरो होगा या फिर एंडो में कौन सा होगा। अब जैसे ही इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता था। अब ये कह रहे हैं कि ये एंडोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही वाटर का मैं ब्रेकडाउन कर रहा था बच्चे, तो मैं बाहर से क्या कर रहा था? मैं बाहर से हीट या फिर मैं बाहर से क्या ले रहा था? एनर्जी ले रहा था, है ना। एनर्जी क्या हो रही थी बच्चे? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तब ये जाके वाटर H2 प्लस O2 में टूटा, इसीलिए तो मैं इसे एंडोथर्मिक बोलता हूँ। तो इस रिएक्शन को जैसे ही अपने ब्रेक डाउन करना है बच्चे, तो आपको ये लिखना है, क्योंकि ये क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और कभी भी एब्जॉर्ब का अगर वर्ड आ जाए मतलब एंडोथर्मिक, अगर कहीं पे भी इवॉल्व या फिर रिलीज का अगर टर्म आता है बच्चों, तो वो ऐसी रिएक्शंस को हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरा, the test tube containing hydrogen is removed carefully from the apparatus, है ना। अपन हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं बच्चे? बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है, सीधा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड इंडिकेट वेदर एनर्जी इज रिलीज, है ना, या फिर एब्जॉर्ब। और सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले आप इसकी क्या कीजिए? बैलेंसिंग कीजिए, अगर आपने ये रिएक्शंस लिखा होगा। अब बैलेंसिंग से रिलेटेड बच्चे एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी तरीके की क्वेश्चंस हैं। तो बैलेंसिंग से सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंसिंग करना आना चाहिए, है ना, कि आपका रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं या फिर प्रोडक्ट में कितने हैं, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो कम से कम बच्चे एक या दो क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छी तरीके से कम एक या दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की बैलेंसिंग से, कि अगर बैलेंसिंग बहुत आसान है तो 1 या 2 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने वाटर का मैंने ब्रेक डाउन किया, H2 प्लस O2 के अंदर किया, अब इसकी बैलेंसिंग कर लो। तो आप इस तरीके से कर सकते कि अगर मान लो ये आपके पास H2O है, तो यहाँ पे है तुम्हारा H2 प्लस O2। रिएक्टेंट में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन 2 है, और अगर प्रोडक्ट में भी देखूं तो हाइड्रोजन मेरे 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पे मेरे पास एक ही था, मैंने 2 कर लिया। अब मेरा हाइड्रोजन जो हुआ बच्चे वो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हुए 4। तो मैं यहाँ इस तरीके से कर सकता हूँ कि टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब कभी भी अगर इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हो H2 के बगल में 2, मतलब ये क्या होगा बच्चे? आपका 4 होगा। और मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया होगा, है ना, इनर बोर्ड, ये है बच्चे आपके पास H2O, है ना, ये है आपके पास H2 प्लस O2 है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे, है ना। H2O ये आपका टूटेगा 2H2 प्लस
O2 के अंदर, है ना। इस H2O के अंदर जब आप देखेंगे बच्चे, तो इस H2O के अंदर आपको बैलेंसिंग करनी है कि हाइड्रोजन गैसेस कितने हैं और फिर ऑक्सीजन गैसेस कितने हैं, है ना। तो मैं सिंपली अगर ये लिखूं कि ये है मेरे पास सिंपली H2O, ये है मेरे पास बच्चे सिंपली H2O, और इसी H2O को मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, मतलब डिकम्पोजिशन करवा रहा हूँ, तो ये मेरा टूट रहा है H2, ये मेरा टूट रहा है बच्चे O2 के अंदर। अब रिएक्टेंट की साइड अगर मैं देखूं, तो रिएक्टेंट की साइड बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास 2 और ऑक्सीजन है मेरे पास इनिशियली है 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं प्रोडक्ट के साइड, इस प्रोडक्ट के साइड अगर मैं देखूं, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 2। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है। मतलब कि अगर रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन है 2 तो प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन होने चाहिए 2, और अगर ऑक्सीजन मान लीजिए रिएक्टेंट के साइड है 1 तो यहाँ पे भी 1 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन तो है बच्चे इधर 1, यहाँ पे है 2, मतलब ये डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, इसी तरीके से अपन इस चीज की क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। कुछ ऐसी चीजों लिखेंगे कि जिधर अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है मेरा 2। अगर मान लो बच्चे यहाँ पे मैंने इस इक्वेशंस के अंदर मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो अब मेरे हाइड्रोजन हो गए बच्चे कितने, हाइड्रोजन टोटल तो हाइड्रोजन हो गए 4, और इस केस के अंदर देखूं प्रोडक्ट के साइड, तो प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन कितने होंगे मेरे 4, है ना। अब रिएक्टेंट के साइड जितना होगा, अगर आपने 50 केजी है ना कुछ लिया 50 केजी, तो आपको प्रोडक्ट के साइड भी 50 केजी लेना होना चाहिए। कभी भी अगर आप बैलेंसिंग करते हैं तो उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने H2O आपने 5 लिए हैं रिएक्टेंट के साइड, तो आपका प्रोडक्ट भी 5 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे लिए हैं 4, यहाँ पे आपने लिख लिए हैं बच्चे गलती से 3.5, तो ये इक्वल नहीं है। 0.1 का भी डिफरेंसेस यहाँ पे बैलेंसिंग को फॉलो नहीं करेगा, मतलब बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं बच्चे, ऑक्सीजन है मेरे 2, यहाँ पे भी मेरे इस तरीके से ऑक्सीजन है 2, मतलब अब मुझे ये कह सकता हूँ कि दोनों साइड यानी रिएक्टेंट के साइड भी हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट के साइड भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, है ना। ये हुई बच्चे आपकी क्या, बैलेंस, है ना। ये हुई आपकी बैलेंसिंग। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है बच्चे, है ना। हमने बैलेंसिंग सीख ली। बैलेंसिंग के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, अगर आपसे मैं सिंपली ये कहूँ डिफाइंड रस्टिंग, है ना, डिफाइन रेंसिडिटी या डिफाइन कोरोजन, तो आप ये सोचेंगे 3 नंबर में है। आप जो भी बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। ये है बच्चे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उससे होगा जिस बच्चे को ये रस्टिंग वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा। एक इमेजिनेशन है, आपको सोच करके इसका आंसर देना हुआ। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है ना। यहाँ पे दिया हुआ 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक दिए हुए आर प्लेस ऑन द ग्राउंड। ये बच्चे आपका एक कुछ इस तरीके से ग्राउंड दिख रहा है। इस ग्राउंड के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक दिए हुए हैं। टू अरेंज एक्स एंड वाई, एक एक्स की तरफ रखा हुआ है एक साइड, और ये एक वाई एक्सिस में रखा हुआ है। और आपको पता होगा बच्चे एक्सिस में कौन सा एक्स एक्सिस होता है और कौन सा वाई, और कौन सा माइनस एक्स कौन सा प्लस वाई। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। द ब्लॉक अरेंज आर केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, है ना, स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी फ्यू आवर्स, है ना। इस पे ये हो रहा। अब आपसे क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द अरेंजमेंट लाइकली टू गेदर मोर रस्ट आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रस्ट होगा, जस्टिफाई योर आंसर्स, है ना। अब यहाँ पे जो बच्चे, यहाँ पे आपको बहुत ईमानदारी से देखना है कि जो आपका एक्स होगा और जो वाई होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन मतलब रस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा होगा बच्चे वाई। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया है ये क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो आपको आंसर यही देना है बच्चे यहाँ पे कि इसकी जो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है ना, मोर है। तो आपको ये वाले आंसर में आपको सरफेस एरिया का ये आपको रोल है ना लिखना है, सरफेस एरिया। दूसरा, जैसे ही आपने सरफेस एरिया का ऑप्शन डाला तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन में सरफेस एरिया ही आएगा। और दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं, जैसे ही आपने सरफेस एरिया लिखा तो सरफेस एरिया में आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। आपको ये रस्ट पूछ रहा है ना, कि सबसे ज्यादा मतलब रस्ट कौन सा होगा बच्चे, है ना। सबसे ज्यादा आपका रस्ट कौन सा होगा, ये है आपका रस्ट। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे
कि वाई जो सबसे ज़्यादा ये रस्टिंग होगी, रस्ट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, दूसरा रीज़न आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वाई की जो सरफेस एरिया है ना, ये क्या है, ये ज़्यादा है। और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो रस्टिंग है ये एक तरीके का क्या है, सरफेस फिनोमिना है ना। ये भी आप लिख सकते हैं कि रस्टिंग इज एन सरफेस फिनोमिना। रस्टिंग, ये जो आपकी जो रस्टिंग हो रही है बच्चे, ये कैसा है, ये एक सरफेस फिनोमिना है ना। आप ये भी लिख सकते हैं सरफेस फिनोमिना, है ना। इन सारे के सारे पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और मतलब अपने, है ना, अपने माइंड से ये क्वेश्चंस को पहले एक्स वाला डायग्राम बनाएंगे, एक वाई वाले को, और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे किसमें ज़्यादा मतलब रस्टिंग की पॉसिबिलिटी है ना 10 डेज के बाद। और ज़्यादातर ये जो रस्टिंग होती है बच्चे, आपने अपने, है ना, दीवारों के उसमें देखा होगा, है ना, कई तरीके की ग्रिल लगती होगी, उनमें रस्ट यानी जंग लग जाता होगा। तो ये जल्दी नहीं होता बच्चे, ये कम से कम 2 साल 3 साल के अंदर ही लगते हैं ना। ये एक लास्ट टाइम है, ये नहीं कि आज आपने किसी भी चीज़ को किया, एक ग्रिल लगाई और आपका ये रस्टिंग हो रहा, नहीं, ये कम से कम 2 से 3, ये कम से कम बच्चे 2 से 3 ईयर का प्रोसेस होता है। ये इतनी जल्दी किसी भी चीज़ की रस्टिंग नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये रस्टिंग फिनोमिना है, वाई में सबसे ज़्यादा रस्ट होगा, और सरफेस एरिया क्योंकि वाई की ज़्यादा है, और रस्टिंग क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। इतना आप लिखेंगे बच्चे, आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर मिलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा बच्चे, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक्स प्लेस, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो रही है। ये जो आपके पास केमिकल इक्वेशन है, ये है आपकी बच्चे एक केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, है ना। क्यों नहीं हो रही, इसे अपन को देखना है। यहाँ पे ये है बच्चे कि एक आपके पास आयरन है, आयरन क्या कर रहा है बच्चे, H2O के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद Fe2O4 का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं आपसे बच्चे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये है आपके पास Fe और ये है आपके पास H2O, ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है, फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनमें आप ये बता दीजिए ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर ये एंडोथर्मिक है, या फिर ये डिकम्पोजिशन है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट है। आप ये देख रहे हैं बच्चे कि इन चीज़ों को आपको देखना है कि ये बाखूबी, और आपको ये चीज़ आप होमवर्क में ये बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शंस होंगी, है ना। कौन से टाइप की ये रिएक्शंस है बच्चे, ये आपको सबसे पहले इसका जवाब देना है ना, होमवर्क में, है ना। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, कौन से टाइप की ये रिएक्शंस है, सबसे पहले आपको ये देना है। अब अपन इसका आंसर्स करने जा रहे हैं। ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई बच्चे, इसमें ये दिया हुआ स्टेट व्हाट नीड टू बी चेंज इन द इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस के अंदर बच्चे, ये जो इक्वेशंस मुझे दी हुई है, इस इक्वेशंस के अंदर मैं ऐसा क्या चीजें मतलब चेंज कर दूं, या बाहर से कौन सी चीजें इसके अंदर डाल दूं कि ये रिएक्शंस एक आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाए। ये फॉरवर्ड ही नहीं हो रही, ये मान ही नहीं रहे कि ये इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। तो मुझे ऐसा क्या करना है बाहर से बच्चे इस इक्वेशंस के अंदर, जिससे ये इक्वेशन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाए, मतलब आगे की तरफ ये रिएक्शन चलती चली जाए। तो what needed to change in the equations above for it represent to correct reactions between Fe and H2। मैं ऐसा क्या करूं Fe and H2O के बीच में बच्चे, जिससे कि इन दोनों की रिएक्शंस होने के बाद प्रोडक्ट का बहुत इजीली फॉर्मेशन हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं, ये मुझसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चे, जैसे ही मेरे पास Fe था, Fe का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, एक चीज आप ध्यान देखना, ये जो ब्रैकेट में जो चीजें लिखी होती है इसका मतलब होता है सॉलिड, है ना। इसका मतलब होता है बच्चे सॉलिड, और इसका मतलब L का मतलब हुआ बच्चे लिक्विड, है ना। ये क्या हुआ बच्चे, लिक्विड, और फिर ये S का मतलब हुआ सॉलिड। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट के बगल में लिखा होता, वो आपको बता रही है किसकी फॉर्म में, मतलब सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में, या फिर गैसियस की फॉर्म में है। तो मुझे ऐसा क्या करना है बच्चे FeNH2O को, जिससे मेरी ये जो रिएक्शंस है ये दोनों आपस में Fe और ये जो प्लस H2 है, ये जो H2O है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना दे। ऐसा मुझे क्या करना है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है बच्चे कि ये जो मेरा वाटर है, ये है मेरा एक तरीके का लिक्विड का फॉर्म। लिक्विड की फॉर्म में मुझे क्या करना है, इस लिक्विड को एक स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। किस में कन्वर्ट करना है बच्चे,
इसी वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं ये लिख दे रहा हूँ कि इस वाटर को हमें क्या करना है बच्चे, स्टीम की फॉर्म में लिखना है ना, स्टीम की फॉर्म में लिख लो। वन वर्ड का क्वेश्चन है बच्चे, है ना, क्योंकि हमें वाटर को स्टीम की फॉर्म में लेना पड़ेगा। अगर हमने स्टीम की फॉर्म में लिया तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से, है ना, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना। और इसमें इस क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपका एक होमवर्क है बच्चे, ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है, ये होमवर्क। दूसरा, ये सॉलिड की फॉर्म में, ये लिक्विड की फॉर्म में ये बन रहा है, नहीं बनना चाह रहे थे, ये पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसा क्या किया, FeH2O के बगल में मैंने क्या किया बच्चे, H2O जैसे लिक्विड था उसी को मैंने स्टीम की फॉर्म में कर दिया। ये रिएक्शंस मेरी अपने आप दौड़ते हुए, है ना, एक पॉसिबल की तरह हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखूं बच्चे, ये है मेरा 7, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप देखेंगे बच्चे, तब फिर मैं आपको याद दिलाऊं, फिर आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना, डिकम्पोजिशन, एक्सो एंडो, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें पढ़ी थी। अब आपसे यही वाला इसी रिएक्शन से बेस्ड पे एक क्वेश्चन है। कहना ये चाह रहे, एक है तिरुपति, एक नाम की लड़की है ना, तिरुपति, इनका कहने का मतलब ये है तिरुपति का कि ये मिक्स कर रही है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2। इनके कहने का मतलब ये, मान लो बच्चे ये मेरा एक टाइप का एक टाइप का सॉल्यूशन है Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, ये एक सॉल्यूशन है। इसी के बगल में मैंने एक टाइप का और सॉल्यूशन लिख लिया, मान लीजिए ये भी एक सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन को तृप्ति जो है भाई साहब, ये क्या कर रही है, मिक्स कर रही है। मिक्स करने के बाद कुछ पूछना चाह रही है, क्या पूछ रही है कि, पूछ ये रही है कि अगर मान लो बच्चे कि ये, अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सॉल्यूशन है ना, और आपके पास भी ये एक सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर बच्चे एक सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया है, Na2SO4 डाल दिया है, और दूसरे सॉल्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे तो दूसरे सॉल्यूशन के अंदर बच्चे आप क्या डाल रहे, CuCl2 डाल दिया आपने, है ना। एक डिब्बे के अंदर आपने Na2SO4 डाल दिया, दूसरे डिब्बे के अंदर बच्चे आप कॉपर क्लोराइड को डाल रहे हैं। ठीक है सर, आपने डाल दिया बहुत अच्छी तरीके से, है ना, 2 डिब्बा था, दोनों में हमने एक एक सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये पूछना ये चाह रहे हैं, विल दिस लीड टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर, है ना, क्या ये मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरह बिहेव करेगी, आपको इसको पूरा मतलब जस्टिफाई कर दीजिए, ये आंसर होगी या नहीं होगी, है ना। अब सबसे पहले ये समझते हैं बच्चे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने पढ़ा क्या था। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने ऐसी क्या चीजें पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर, है ना। तो हमने बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हमने ये पढ़ा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमेशा एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। आयन का क्या होता है बच्चे, एक्सचेंजेस होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपको जब भी आयंस का एक्सचेंज होगा मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा। डिस्प्लेसमेंट में नहीं, डिस्प्लेसमेंट में तो एक जो ताकतवर एलिमेंट है ना बच्चे, वो क्या करता है, लोअर एलिमेंट को क्या करता है, खा जाता है। मतलब उसको जैसे ही देखेगा ना, उसको एक तरीके से मतलब ये सोचेगा कि इसको कैसे कैप्चर करना है, मुझे इसको मारना है बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर वो मोर एलिमेंट, यानी जो एक तरीके से आप ये समझ सकते कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो जाहिर सी बात है एक गरीब इंसान को तो सता ही सकता है। यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कोई सताना नहीं है, यहाँ पे ये करना है बच्चे, बस आयंस को एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करने के बाद जो भी बन रहा है आप उसे बोल दीजिए प्रोडक्ट। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास है Na2SO4, ये है Na2SO4, और ये है बच्चे मेरे पास CuCl2, है ना। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट के लिए बच्चे मैंने ये बताया था, आप इस तरीके से याद रख लें। अगर आपके पास दिया हो Na2SO4 CuCl2, इसमें आप ये देख ले, ये आप मार्किंग करेंगे बच्चे A, इसकी करेंगे B, इसकी करेंगे C, इसकी करेंगे D। हमेशा बच्चे आपको क्या करना है, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपको ये करना है, आपको सबसे पहले जाना है बच्चे A से D, है ना। दूसरा, पहला स्टेप बच्चे आपको यहाँ से जाना है, दूसरा स्टेप आप जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये रहेगा आपका दूसरा स्टेप, है ना। आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो ये मेरे पास A था, ये था मेरे पास D, तो मेरा बन गया बच्चे Na, 2 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस CuSO4, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, ये मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट का ये होगा,
है ना। तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। और भी एक तरीके का रीजन लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, है ना, डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। जब इनकी तुम आंसर सीट को देखोगे बच्चे तो इन्होंने बोला हुआ है नो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। पर आपको ये कहूँ बच्चे, आपको इस लेवल पे मतलब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इन्होंने डाल दिया हुआ है आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिखना है। इसका जो रीजन आप देखोगे बच्चे, जब आप 12th भी पास हो जाओगे, 12 क्लासेस के अंदर जाओगे, तब आपको इसका पूरा रिएक्शन समझ में आएगी किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अभी अगर मैं कह रहा हूँ बच्चे, जितनी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट में, उतना ही पढ़ना है। कोई भी दो कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसको फॉलो करना। ABCD की बच्चे आप क्या करना, मार्किंग करना है। ए से जाना डी, सी से जाना बी, सिंपली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में एक और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो ये याद रख सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये भी लिख सकते हो बच्चे, एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना। आयंस का क्या होता है बच्चे, एक्सचेंज होता है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में आप बहुत अच्छी तरीके से देखें एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मैंने आपको सारा A to Z सारी चीजें आपको बता दी कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट से आता है तो पहला एक कीवर्ड याद रखना है माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, कोई भी दो कंपाउंड देंगे, उनके प्रोडक्ट को मैं कैसे बना सकता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट से अगर क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करना है बच्चे, कोई भी एक कंपाउंड और ये दूसरा, एक जो कंपाउंड होगा उसमें AB की मार्किंग करना, एक A और एक B, इस तरीके से। दूसरे वाले कंपाउंड में C और D, जैसे मैंने तरीका बताया है। पहले आपको जाना है A से कहाँ पे D, दूसरा स्टेप है आपका C से B, इनको आप मिला देंगे, आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से आपका बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चे अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का गलत होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट से डेफिनेशन पूछेगा, मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर डेफिनेशंस के अलावा भी अगर कोई कंपाउंड भी दे दिया, ये कह रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपने ये जो आपने सिस्टम रखा हुआ है दो कंपाउंड में, आपने इनकी एक्सचेंजेस करवा दी, फिर आपसे ये पूछता है इनकी बैलेंसिंग भी कर लो, तो आप बैलेंसिंग भी कर सकते हैं बच्चे। आप रिएक्टेंट देखें, प्रोडक्ट कितना है, आप उस तरीके से बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चे मूव करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं दिलीप वाज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या बच्चे, सबसे पहले ये आप बता दीजिए मुझे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, हैंड टू हैंड इसका रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये होती थी कि कभी भी दो चीजों को आपस में मिला दो, एक लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। आप दो चीजों को मिला दीजिए, मान लीजिए मेरे पास बच्चे ये एक तरीके की बॉटल है, ये एक एलिमेंट है और ये एक मेरा एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को मैंने आपस में मिला दिया तो मेरा ये एक प्रोडक्ट बन गया सिंपली। अब कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अगर आपने एक मार्केट से, है ना, मार्केट से आप बच्चे आपने एक तरीके का मतलब वो लेके आए, एक पेंसिल और एक आपके पास है पेन। पेंसिल और पेन को तुम मिलाओगे ना तो दो अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चे। ऐसा होना चाहिए। कैसे कि अगर मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मान लो तुम्हारे पास कि एक तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है और एक तुम्हारे पास मान लो ऑक्सीजन गैस है ना। इन दोनों को जब आप मिला रहे हो तो आपके पास बन रहा है H2O, है ना। यानी कि जब आप रिएक्टेंट के साइड एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट को जब आपस में मिक्स करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे, प्रोडक्ट का यही स्टार पॉइंट है कि सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट से एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन गया बच्चे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब when one or two element are combined then form a single product, सिंगल प्रोडक्ट पे स्टार मार्क होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। इस चीज को याद रख लेना, है ना। एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। कोई भी चीज आप करवाओ, आप दुनिया की कोई भी चीजें लो, आप उसे रिएक्ट करवाओ, रिएक्ट करने के बाद या फिर आप उसे प्लस करवाओ, उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद आपका एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद कह रहे हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आइए क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा बच्चे कि डिकम्पोजिशन में आप क्या करते थे, ब्रेक करते थे, किसी भी चीज को क्या करते थे, ब्रेक करते थे, है ना। कोई भी एक कंपाउंड होता था, एक से ज्यादा हिस्सों के अंदर आप तोड़ देते थे, ये था डिकम्पोजिशन। आगे, which class of chemical substance may be product of a decomposition reaction but not be a product of combination reaction। ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है ना, जो मे बी प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हो सकता है बट नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका सिंपल आंसर जाएगा बच्चे, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा एक ही चीज है बच्चे, इसका नाम है एलिमेंट।
ये एलिमेंट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इसका सिंपल आंसर। पर जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं बच्चे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे। आप सिंपल ये सोचेंगे, जब आप इस वीडियोस को देख रहे हैं बच्चे, तो आपके मन में ये होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो सिंपल एलिमेंट है, आप सिंपल एलिमेंट लिख के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर बच्चे हर क्वेश्चन में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन को मैं बता के ही चलूंगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करवाया। दूसरा, मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करवाया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, मतलब कॉम्बिनेशन। जब कोई एक कंपाउंड एक से ज्यादा टुकड़े, एक से ज्यादा हिस्सों में टूट जाता है, उसे डिकम्पोजिशन। तो दो रिएक्शंस की तो इस क्वेश्चन के अंदर रिवीजन हो गई, है ना, रिवीजन हुई ना, बेहतरीन। तीसरा, जो हमसे पूछना क्या चाह रहा था वो तो सिंपल था, एलिमेंट आंसर है उसका, उसका तो आंसर हमें पता ही है ना। लेकिन इनमें बच्चे जो भी चीजें हमारी मेन थी, इस चीज को हमने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से हमने रिवीजन कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं देखूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ना, आप इसे देख सकते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी क्लासिफाई एज कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशंस की भी ना हो, है ना। और दूसरी, जो कॉम्बिनेशंस की भी ना हो, और दूसरी बच्चे ये है कि आपका डिकम्पोजिशंस भी ना हो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी ना हो, और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी ना हो। ये आपसे कहना ये चाह रहे हैं, राइट द बैलेंस, है ना, केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाई, है ना, जो इनकी क्लासिफाई की कैटेगरी में नहीं आ रहे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंपल या डबल डिस्प्ले। फिर मैं आपका रिवीजन करा दूं इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे, इन क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसका मतलब क्या। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है, कभी भी दो एलिमेंट को आपस में मिक्स कर दो, दो एलिमेंट है, ये मेरे पास एक एलिमेंट है और एक दूसरा कोई एलिमेंट है, ये मेरा हाथ है, इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, ये एक कंपाउंड बन गया, पूरा एक सेट, एक है ना, एक गुच्छे की तरह, ये कॉम्बिनेशन। दूसरा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या है, कोई भी एक कंपाउंड एक से ज्यादा हिस्सों में टूटना, डिकम्पोजिशन। तीसरा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सीबीएसई ने इस साल बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चालाकी की है, इन्हें ये पूछना चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, सिंपल देना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने सिंपल डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चे, तो ये आपको कंफ्यूजन करना चाह रहे हैं कि हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, हो सकता है ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट कोई एक अजीब क्वेश्चन होगा या कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शंस है बच्चे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, दोनों का आंसर होगा सेम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता था कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, इट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस, डिस्प्लेस मतलब हटा देगा, कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। जिस चीज को हटाते हैं बच्चे उसे लास्ट में लिखा जाता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे एक Mg है, HCl है, तो Mg इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू HCl में H वाले से, तो H को हटा देगा तो बन जाएगा MgCl, और जिस चीज को हटाते हैं H को, हमेशा याद रखना बच्चे, उसे लास्ट में लिखा जाता है H। चलो, दूसरा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी भी हमने पिछली, है ना, पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, आयंस का हमेशा क्या होता है बच्चे, एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक कीवर्ड याद रखो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनको ये चीजें याद नहीं होंगी कि सर ये डेफिनेशन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट में आप एक चीज पढ़ लो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, सिंपल, मतलब आयंस का एक्सचेंज होगा, दो कंपाउंड लिख लेना। कैसे बनाना है तरीका बच्चे, मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया आपको, ए से जाना है डी और सी से जाना है बी, ये तरीका आप अपना लेना, हो जाएगी आपसे रिएक्शन, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो, है ना, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छी तरीके से, है ना, इस क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए बच्चे पहले, है ना। इस क्वेश्चन को बच्चे जैसे ही आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं बच्चे कि एक तरीके से आप एक तरीके का कंपाउंड लिख सकते हैं, है ना, कि जैसे मान लो तुम्हारे पास CH4 है, जो इन्होंने CBSE वाले उन्होंने बताया हुआ है, CH4 है, और एक तरीके का बच्चे ये आपका पास है ना, O2। अब जैसे ही इस चीज़ की मैं रिएक्शंस करूंगा बच्चे, ये मेरा CO2 और ये मेरा H2O निकल जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकती है बच्चे, क्यों, क्योंकि अगर इस रिएक्शंस को आप बहुत अच्छी तरीके से जब आप देखेंगे बच्चे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता था, दो एलिमेंट मिलकर के ये तो दोनों दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सिंगल होनी चाहिए थी, हमने ये पढ़ा था। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड एक से ज्यादा सिंपल हिस्सों में टूटता था, यहाँ तो मिल रहे हैं, नहीं हो सकता।
सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई चीजें डिस्प्लेस हो रही है बच्चे, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, दोबारा मैं इस चीजों को पढ़ रहा हूँ बच्चे, आप देखिए कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासीफाई, ये है आपका स्टार पॉइंट बच्चे, ये आपका स्टार पॉइंट, दैट कैन नॉट बी क्लासीफाई, है ना, दैट कैन नॉट बी क्लासीफाई कॉम्बिनेशन, ना तो कॉम्बिनेशन हो और ना ही ये डिकम्पोजिशन, ना ही सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये होमवर्क में ये रहेगा बच्चे आपका कि इनका इनका बच्चे आप सारी की सारी डेफिनेशंस को और सारे के सारे एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल ऐसा फॉलो नहीं होगा बच्चे जो इस चीज़ पे फॉलो होगा। तो आप इस तरीके से एक इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चे, है ना, और इसकी बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, है ना, बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चे कितने हैं 4, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं 2, ये आपका हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बच्चे आपके पास 3, है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 3 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हो गए 6। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हुए बच्चे तो अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये आप ऑक्सीजन का डायग्राम बना सकते हैं, है ना। जैसे ही CH4 और आप लिखेंगे +O2, अब आप दोबारा आप चेक करेंगे बच्चे किस तरीके से बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी। कार्बन 1 सही है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, हाइड्रोजन भी बच्चे आपके 4 हो गए, सही बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2, 4। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए बच्चे, सिंपली आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 2 कर लीजिए, सिंपली आपका हो जाएगा आंसर 4। यहाँ पे आप कर लीजिए 4, बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ये आपका बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाएगा। दोबारा चेक करते हैं बच्चे, कार्बन 1 सही है, हाइड्रोजन 4 सही है, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन ये 2 और ये 2, 4 सही है, वेरी गुड, है ना। 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चे, 10 क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे। टीना फाइंड अ पेपर कवर, है ना, विद अ वाइट सब्सटेंस इन अ केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चे इन्हें ये सारी चीजें दिखी जाती है, ठीक है। सी कीप द पेपर नियर द विंडोज ऑफ लैब एंड कम बैक टू द पिकअप आफ्टर 5 आवर्स, है ना, चलो ठीक है। सी नोटिस दैट वाइट सब्सटेंस हैड टर्न गेन ग्रे, है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ। जैसे जिस बच्चे को NCERT अगर लाइन बाय लाइन अगर उसे बच्चे को पढ़ी होगी, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे सर कि अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन केमिकल कॉम्बिनेशन से ये सेम टू सेम क्वेश्चन CBSE एग्जाम में आ गया, आप कैसे करेंगे। आप ये कहेंगे सर इस टाइप के तो क्वेश्चन सर पहली बात तो NCERT के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चे ये NCERT के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, इनकी एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, बनाने का तरीका है। यहाँ पे जितने भी आंसर लिखे जाएंगे बच्चे सब NCERT के अंदर एक एक वर्ड लिखा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे सर NCERT के अंदर ये तो लिखा नहीं था। बस बच्चे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये जो 3 लाइनें लिखी हुई है ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। इन्होंने फ्रेमिंग अलग तरीके से लिखी हुई, एक लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, ये फ्रेमिंग नहीं है वहां पे। लेकिन जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है बच्चे, ये NCERT के अंदर ही दिया हुआ है। इससे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है ये NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते CBSE एग्जाम से कि सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इस सिलेबस के अंदर ही है। देखना बच्चे कैसे, ये कह रहे हैं व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑन द पेपर दैट टीना फाउंड। पेपर पे कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जो टीना पा रही थी बार बार करके। तो आपने जब बच्चे आपने देखा होगा, है ना, जब आपने NCERT के अंदर देखा होगा तो आपका एक ये वर्ड जो है बच्चे, ये बहुत मेन वर्ड है जो आपके उसमें दिख रहा होगा, है ना। कौन सा वर्ड था बच्चे, ये टर्न ग्रे, ये वाला वर्ड आपने देखा होगा। अब आप जाके वहां पे देखेंगे बच्चे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस या कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो व्हाइट इन ग्रे कंपाउंड का होता है ना, जो ग्रे इन कंपाउंड का होता। तो आप देखेंगे बच्चे उसका जो आंसर जाना चाहिए बच्चे, सबसे पहले ये जाना चाहिए बच्चे, ये AgBr, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं AgCl2। ये होगा बच्चे आपका सब्सटेंस, है ना। ये ग्रे इन, है ना, कोई भी सब्सटेंस व्हाइट वाला होता है ये ग्रे करवा देता है, ये सब्सटेंस। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर ये। दूसरा, द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशंस, है ना। अब ये जो सब्सटेंस है बच्चे, ये व्हाइट से ग्रे में कन्वर्ट तो हो गया, अब इसकी तुम इक्वेशन लिख करके बता दो। ये इनका कहने का मतलब ये, ठीक है। ये मेरे पास एक कंपाउंड था बच्चे Ag और ये था मेरे पास बच्चे Br। इस AgBr को जैसे ही मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया,
तो ये मेरा Ag और ये मेरा बच्चे Br में कन्वर्ट हो गया, है ना, Br2 में। और आप बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं, ये Ag Br में Br2 में कन्वर्ट हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इसमें बैलेंसिंग नहीं दी हुई है, लेकिन जब भी बच्चे आप इस चीजों को तोड़ेंगे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। Ag इधर कितना है 1, Ag यहाँ पे 1, Br कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गए। अब Ag भी 2 हो गए तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चे बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको एक टीचर हर चीज की बैलेंसिंग भी बताते चले, क्योंकि बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आप कोई भी इक्वेशन किसी के सामने अगर आप लिख रहे हैं तो आप जब उस इक्वेशंस को लिखे बच्चे तो ऑलरेडी आप बैलेंस कर दें, है ना। बैलेंस करने का ये एक तरीका होता है, बैलेंस कर दे, नहीं कहा है तो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन का, है ना, एक फॉर्मेट है, मतलब एक अच्छी तरीके से उसे देखने का एक नजरिया कि हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट एक क्वेश्चन की तरीके से है। तो इसमें ये उसके बाद कह रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले 2 का जवाब आप ये दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये दे सकते हैं, ये कंपाउंड स्टेट 1 एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सीन्स इन डेली लाइफ। एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये बच्चे की जो आपकी फोटोग्राफी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब आप करते हैं बच्चे, उस चीज के अंदर ये वाला जो AgBr है ये यूज होता है। इस चीज को आपको क्या करना बच्चे, इसका आंसर लिख के आना है ना, कि व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस चीज का यूज होता है ना। और बच्चे इसके सारे के सारे ये जो आंसर्स हैं बच्चे, इस सारे के सारे इसके आंसर्स भी आपको जस्ट इसके नीचे आपको मिल जाएंगे बच्चे। आप आंसर्स भी देख करके सारे मैच कर सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो बच्चे ये रहा मेरा पार्ट 2। इस पार्ट 2 में बच्चे इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की नहीं है। जो भी आपका कंटेंट है बच्चे आपने पढ़ लिया था, NCERT को एक बार जस्ट करना, सिर्फ एक बार तुम कर लो, बस सिंपली कर लिया। 10 क्वेश्चंस इसके कर लो, एक NCERT 10 क्वेश्चन इसके कर लो, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। फुल में फुल नंबर आएंगे बच्चे, इस चीज की गारंटी देता हूं। पर कब आएंगे, जब मेरा जो लेक्चर, जो बंदा मेरा लेक्चर, जो भी बंदा, बच्चा या बच्ची, जो भी लड़के या लड़कियां हैं, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, अगर जो पार्ट 1 पार्ट 2 को जिस बच्चे ने देख लिया, मैं आपसे गारंटी लेता हूं बच्चे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। पार्ट 1 और पार्ट बी के ही अंदर अंदर आएगा। अगर पहले चैप्टर से कितनी भी CBSE की एक थिंकिंग है, माइंड है सोचने की, इन्हीं से ही रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। और अगर आप ये सोच रहे हैं बच्चे, जब आप उसमें लिंक पे सब देखेंगे बच्चे, उसमें सारे के सारे मेरे उसमें एक लेक्चर्स भी उसमें ऑलरेडी डले हुए हैं बच्चे, आप उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। कोई भी डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। कॉम्पिटेटिव के लिए करें, एंट्रेंस के लिए करें, किसी भी चीज की तैयारी करें, सारी चीजें मैंने उसमें मेरी बच्चे उसमें आपको मिल जाएंगी ऐप में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, है ना। और मैं लास्ट में जाते जाते बच्चे आपसे ये वादा करता हूं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस लिए करनी है, इतने आपने कर लिए 10th में 10 क्वेश्चन CBSE के जो एक्सरसाइज के, इतना कर लीजिए आई साहब, है ना। मेरे हिसाब से बच्चे ये इससे ज्यादा क्वेश्चन, है ना, नहीं हो सकता है। जो भी मतलब मोस्ट से मोस्ट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी, ये 10 क्वेश्चन ही बन सकते, इतने कीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए, सफिशिएंट है ना। सिंपली बस आप इतने कर लीजिए क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन बनेगा, कोई भी 1 नंबर के क्वेश्चन बने, 2 के बने, 3 के बने, 4 के बने, सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो बच्चे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस के अंदर पूरा समझ लीजिए कम से कम बच्चे पूरे इस चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है पहले चैप्टर से जो इसमें इन क्वेश्चंस में कवर नहीं हो रहा है। तो बहुत ध्यान पूर्वक बच्चे अपने बच्चों से, जो भी आपके पास मतलब सॉरी जो भी आपके पास जो फ्रेंड है, उन्हें आप इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, देख के जाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। बच्चे याद नहीं करवाता हूँ किसी भी चीज को, है ना, ये मेरा वादा है, मैं किसी भी चीज को याद नहीं कराता हूँ। चीजों को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, जिस बंदे ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, जिस बच्चे ने, उसको सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे हो जाएंगे उसके बोर्ड एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चे प्रैक्टिस करना, है ना। फिर मिलेंगे बच्चे अपन उस वाले चैप्टर में। कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, है ना।